मिशन 250 प्लस में आज हम डे 4 का क्वेश्चन देखेंगे। अब ये देखो, जो हमने 50 डेज का ये टारगेट रखा, वो 50 डेज आपका वो चलते जा रहा है। जैसे ऐसे देखा जाए तो हम फोर्थ डे, लेकिन एक्चुअली बीच में आपका सैटरडे संडे आ रहा है, तो उसमें प्लस एक्चुअल में ये फोर्थ ही उस अनुसार होना चाहिए। लेकिन हम इस सीरीज में चल रहे हैं 4 5 6 7, लेकिन आप ये मानोगे उस अनुसार आपका डे पास होता जा रहा है। ऐसा नहीं आप सोचोगे कि ये जब 50 डे, नहीं, ये पहले ही 50 डेज पूरा होने से ये पहले, क्योंकि बीच में आपका गैप भी, लेकिन डे तो आपका डेली पास होते जाता है उस अनुसार। तो आज हम इसमें 25 क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 इन द सेंस की एक्चुअल में देखा जाए तो फर्स्ट, अदरवाइज 26 नंबर, क्योंकि 25 जो है हम वो क्लोज ग्रुप में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहता कि अ बॉय प्लेज विद ए बॉल and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height 4 by 5th of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 centimeter. What is the number of times the ball hits the ground before the ball stops bouncing? अब ये देखो, इसको क्या है कि 1.5 मीटर है, तो इसको हम 150 सेंटीमीटर करते हैं। तो 150 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई इंटू सॉरी मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो ये क्या होगा 120। ओके, सो पहला बार ये बाउंस किया तो 120, यानी कि पहला ये यहाँ आपका बाउंस किया एक बार, ठीक है। अब 120 इंटू आप 4/5 करोगे तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 24, तो ये 96। ओके, 2 टाइम्स बाउंस कर गया। थर्ड टाइम यदि करोगे तो 96 इंटू 4/5 ये करोगे। ओके, तो 4/5 इंटू 96 करोगे तो इसका आप ये करोगे तो कितना आ जाएगा, इनफैक्ट 19.2, और यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि 76.8। अब 76.8 को ये करोगे, 76.8 और इंटू 4/5, तो आप ये मान करके चलो कि इतना है, सपोज आपके पास 62 के आसपास आएगा। ओके, तो 1 टाइम बाउंस किया, 2 टाइम्स बाउंस किया, 3 टाइम्स बाउंस किया, 4। अब ये देखो 62 और समथिंग ये मान के चलो आया, और ये आप 4/5 करोगे, तो यानी कि आपका जो टोटल है वो 5 टाइम्स बाउंस कर रहा है। ओके, सो ये आपका 5 टाइम्स बाउंस करेगा। उसके बाद जो है 50 सेंटीमीटर से ये नीचे आ जाएगा। जब 50 सेंटीमीटर से ये नीचे आ जाएगा तो फिर ये बाउंस नहीं करेगा, तो ये 5 टाइम्स। नेक्स्ट का रहा, ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ ग्रेट रोल इन एनी इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज को, जैसे आप इलास्टिसिटी कोई रबड़ का देखते हैं, रबर बैंड या समथिंग, या स्टील समथिंग, तो इलास्टिसिटी का मतलब है कितना उसको खींच सकते हो। तो यहाँ लेकिन इकोनॉमी में इलास्टिसिटी का मतलब है कि यदि प्राइस चेंज होता, हम जानते हैं कि जो लॉ डिमांड होता है, तो वो डिमांड का ये प्राइस यदि पी है और ये क्वांटिटी क्यू है, तो ये इस ढंग से आपका होता है ग्राफ। प्राइस आप बढ़ाते जाओगे तो डिमांड आपका, क्वांटिटी डिमांड कम होता जाएगा, प्राइस यदि आप कम करोगे तो बढ़ेगा। अब इसमें कह रहा इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि जितना चेंजेज, मान के चलो कि 1% प्राइस चेंज हुआ, तो यदि 1% ही डिमांड में डिक्रीज होता है तो वो यूनिट इलास्टिसिटी। लेकिन 1% प्राइस आप इंक्रीज करते हो और 2%, 3%, 4% आपका डिक्रीज हो जाता है डिमांड में, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो हाईली इलास्टिक एक तरह से है। तो देखो एयर एयर ट्रैफिक में देखोगे कि एयरलाइंस में वही लोग जाते हैं जिनको टाइम सेव करना होता है, तो प्राइस बढ़ भी जाता है। तो जनरली, इन जनरल मैं बता रहा हूं, अब सोचो यूएस जिसको जाना है तो 10,000 हो जाए, 10,000 नहीं रहेगा, मान ली 50,000 है, वो 60 हो जाए, 70,000 हो जाए। अब वो साइकिल से तो नहीं जाएंगे ना, या फिर ट्रेन से तो नहीं जाएंगे। अब स्टीमर से जनरली इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, दूसरी बात है, लेकिन नहीं जाएंगे, तो आप एयरलाइन से जाओगे ही। इसका भी नहीं। अब देखो वाटरवेज, वाटरवेज में क्या है, बल्क कार्गो जाता है। बल्क कार्गो इन जनरल, तो जो वो जा रहे हैं तो वो उसमें जाएगा। रेलवे, रेलवे लॉन्ग डिस्टेंस देखोगे, अब कोई मान के चलो बिहार से कर्नाटक जा रहा है तो वो रेलवे से जाएगा। रोड जो है हाईली इलास्टिक है, रोड इस चारों में से हाईली इलास्टिक है, क्योंकि रोड में जैसे ही होता है आप उसका मोड चेंज कर लोगे। तो सी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोमास एनर्जी सोर्सेस। बायोमास का मतलब है कि जो बायोमास उनमें है, जैव मात्रा है, उसके कारण एनर्जी। अब जैसे वुड है तो वुड में जो लकड़ी होता है वो जलता है, तब आपका एनर्जी मिलता है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर है तो उसमें क्या होता है, ई इक्वल टू जो mc² होता है, ये फॉर्मूला के अनुसार होता है। तो ये एक्चुअल में यदि देखा जाए तो यूरेनियम टूटता है, यूरेनियम टूट करके आपका बेरियम और क्रिप्टन में ये टूट जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो बायोमास के कारण नहीं होता, वो उसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन उससे एनर्जी निकलता तो वो बायोमास के कारण, जैव मात्रा के कारण नहीं निकलता। तो 2 नहीं होगा। 3 गोबर गैस यस है, कोल है। तो 1 3 4 ये जो आपका है वो बायोमास के कारण होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स आर करेक्ट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड्स इज ए क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यस, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो आपका 1 तो होगा, 1 होगा तो ये आपका हट गया। अब देखो दूसरा है मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कर्व और मैग्नेटिक लाइंस आर ओपन कर्व, ये दोनों तो साइमल्टेनियसली एक साथ होगा नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा हट गया। अब दारोमदार हमारा है कि आंसर हमारा एक तो इसमें से सही होगा ही, या तो क्लोज होगा या ओपन। तो देखा जाए तो एक्चुअल में हम नहीं भी जानते थे, तो ये ऑप्शन इस ढंग से सेट किया हुआ है कि हम इस चीज को समझ पाते हैं कि यह सेंसर आपका 1 2 एंड 4 है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो फील्ड लाइंस है, वो क्लोज्ड कर्व है। तो आपका 1 2 4 हो गया। तो इवन इफ वी वेर नॉट श्योर वी कैन रीच द आंसर। सो सम टाइम आपको अवेयर रहना पड़ता है, सम टाइम आपको चीजों को देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है कि देखो विच डे इज 10th ऑफ अक्टूबर 2027। अब इसमें देखो कैसे करना है कि अब मान के चलो कि अभी 20, आज कितना है 20th ऑफ जून है, 20th जून 22 है। अब ये देखो तो इसमें कौन सा ईयर आएगा, एक तो ईयर 23 आएगा, क्योंकि हमारे को डिफरेंस ज्यादा कहाँ होता है, फरवरी वाला महीना में, बाकी इस महीना में तो ठीक है। 23 24 25 26 और 27। अब ये देखो एक्चुअल में देखा जाए तो फरवरी का महीना जो है इसमें तो हम नॉर्मल ईयर में क्या देखते हैं 365 डेज होता है। तो 365 डेज का मतलब है कि 52 इंटू 7 प्लस 1 करते हो, तो यानी 1 एक्स्ट्रा डेज बचता है। यानी कि नॉर्मली जस्ट लो कि आज यदि 20th ऑफ जून है तो 20th जून को आज डेट जो है, ठीक है ना, तो आज का डेट क्या है आपके पास, आज मंडे है। तो नेक्स्ट 20th जून 2023 को तो 1 एक्स्ट्रा डे हो रहा है, तो ट्यूसडे हो जाएगा। 20th जून 2024 तो 24 को 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 24 जो है लीप ईयर है, तो ट्यूसडे की जगह वो थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे। अब देखो थर्सडे हो गया 24 में, 25 में यदि जाओगे तो फ्राइडे हो जाएगा, 26 में जाओगे तो सैटरडे हो जाएगा, 27 में जाओगे, ठीक है, तो 27 में आप जाओगे, ओके, तो ये आपका ये संडे हो जाएगा। तो 20th जून 2027 जो है वो आपका संडे हो जाएगा। अब देखो अब हम यहां तक पहुंच गए 20th जून टू 27। अब मंथ में भी देखो जो आपका फरवरी होता है तो उसमें नॉर्मल फरवरी में 28 डेज होता है, लेकिन ऐसे यदि देखा जाए तो मार्च में, तो चूंकि आप जून से है तो जून के बाद आपको जून में देखना है, तो 2 इधर एक्स्ट्रा, तो इधर आप जून से काउंट कर लोगे। फिर जुलाई में देखो तो जुलाई में 3 एक्स्ट्रा डे होता है, अगस्त में 3 एक्स्ट्रा डे होता है, सितंबर में 2 एक्स्ट्रा डे होता है, और अक्टूबर तो आपका 10 को ये करना है। तो इस अनुसार जब सबको ये जोड़ लोगे ये फॉर्मूला के अनुसार तो आपका संडे वो आएगा, ठीक है। तो कोई भी जिसमें है कि जो एक्स्ट्रा डेज है उसको आपको करते चलना है, ओके। नेक्स्ट जो है आपका 31 नंबर, इन द नेचर which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil। तो बहुत सारी चीजें जो हैं कि विदाउट सरफेस पे भी आपके हो जाते हैं, पहाड़ वगैरह पर देखोगे जो चट्टान है उस पर उगाते हैं। तो फर्न जो होता है, फर्न में देखोगे कि वो प्लांट जैसा होता है, स्मॉल प्लांट जैसा, इसमें लीव्स वगैरह होते हैं। तो फर्न विदाउट सॉइल के बहुत कम चांसेस है, ठीक है ना। तो ये फर्न नहीं हुआ। मशरूम, मशरूम के लिए तो आपको
सॉइल चाहिए या गोबर चाहिए या उस ढंग के, तो सॉइल भी, गोबर भी एक तरह से सॉइल जैसा ही है। तो ये 1 और 4 इसके लिए आपको सॉइल चाहिए। 2 एंड 3 तो आंसर हो जाएगा। ओके, तो 2 एंड 3 जो है ऐसे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन एन एयर ग्लास बाउंड्री, सम ऑफ द लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड सम आर रिफ्रैक्टेड इन द ग्लास, which one of the following property is the same for the incident wave and the refracted wave। देखो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जाता है तो कुछ तो है कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ जो है रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो वो रिफ्रैक्ट होगा तो वो नॉर्मल से के नजदीक जाएगा या नॉर्मल से दूर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो मीडियम कैसा है। तो इसमें से कहता है कि कौन ऐसा प्रॉपर्टी है जो दोनों के लिए सेम होता है। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स प्रॉपर्टी है और फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, जैसे आप स्पीड, ये लाइट आप लो तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो आपका है वो सेम है, ये रहता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 33 का रहा, इफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा देन। तो प्राइम मिनिस्टर यदि राज्यसभा के मेंबर है, जैसे मनमोहन सिंह रह चुके हैं, इंदिरा गांधी रह चुकी हैं, और आपके कुछ दिन के लिए आप देखोगे इंद्र कुमार गुजराल और बहुत सारे लोग रह चुके हैं। तो कह रहा है कि ही कैन मेक अ स्टेटमेंट ओनली इन द राज्यसभा, नो ही कैन मेक अ स्टेटमेंट इन लोकसभा, राज्यसभा। इनफैक्ट जो मिनिस्टर भी होते हैं तो किसी भी सदन के मेंबर हो, स्टेटमेंट कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट नहीं होगा। ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ, नो, किसी भी सदन के मेंबर होने चाहिए। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन द बजट इन द लोकसभा, वो बोलेंगे। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली एलएस में होता है, लोकसभा में होता है। तो वो राज्यसभा में वोट नहीं, ये राज्यसभा का उसका कोई योगदान नहीं है एक तरह से नो कॉन्फिडेंस में, तो ये लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ही विल नॉट बी एबल टू, ये तो सॉरी, यही तो आपका ये सही होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट 34 का रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है, कोबाल्ट का यूज होता है, जो कोबाल्ट का आइसोटोप है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बेसिक प्रेमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आधार क्या है, बेस क्या है, कहां से हम मेजोरिटी कंटेंट लिए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाउएवर हम कुछ चीज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिए हैं, कुछ कंटेंट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, यूएन चार्टर से। इनफैक्ट यदि देखा जाए तो डायरेक्ट रूप में नहीं, लेकिन जैसे डीपीएसपी वगैरह कुछ कुछ चीज है इनडायरेक्ट रूप में हमने लिया है, लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो बेस है, पिलर जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट करा, इफ ह्यूमन ब्लड इज प्लेस्ड इन 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन, व्हाट विल हैपन टू द आरबीसी। जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं जो है, उनका क्या होगा। तो कह रहा है कि इट विल श्रिंक, नो, द आरबीसी विल स्वेल एंड बिकम ये टर्जिड, जो स्फीत हो जाएंगे, यानी कि वो फूल करके, ये नो। आरबीसी विल स्वेल एंड वर्स्ट, इनफैक्ट नो। इट विल आरबीसी विल लाइस, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट, एक्चुअली ये बहुत मैं समझता हूँ कि ये काफी टफ है। अब इसका प्रॉपर जो है हम मैकेनिज्म नहीं बता सकते हैं, ऑब्वियसली इट इज परहैप्स माई बियॉन्ड माई लिमिट, इन द सेंस कि चूंकि मैंने डिटेल इन चीजों को नहीं पढ़ा है। तो इसका लयन का मतलब है ना कि वो स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो लाइस होता है, लाइसिस का मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि वो स्पॉइल हो जाना, वो फंक्शनिंग नहीं करने लगेगा। लेमन टर्म में ये समझो कि वो प्रॉपर तरीका से वो फंक्शन नहीं करेगा, उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो फंक्शनरी है, वो बंद हो जाएगा। तो मेन ये होता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट साइंटिफिक तो मैं नहीं बता सकता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है, इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, बट इन कैंसर सेल्स कह रहा देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेनाइन एंड मेलाइनमेंट ट्यूमर्स। तो क्या होता है ना कि नॉर्मल जैसे हमारा बॉडी होता है, तो सब पार्ट में जो होता है ग्रोथ होता है, ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी होते रहता है, इन द सेंस विभेदन होते रहता है, अनकंट्रोल्ड नहीं होता, कंट्रोल वे में होता है, ठीक है ना।
अति नियंत्रित होते हैं, यानी कि हाईली कंट्रोल्ड होते हैं, प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। और वही कंट्रोल जब ब्रेक होता है, यानी कि किसी पार्ट में, जैसे अब किसी का जो माउथ कैंसर हो गया, इसका मतलब माउथ वाला जो पार्ट है तो उसमें अनकंट्रोल ग्रोथ हुआ। किसी को मान के चलो कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ब्रेस्ट वाले पार्ट में जो रेगुलेटेड ग्रोथ, किसी और बॉडी पार्ट में, किसी को ब्लड वाले कैंसर हो गए, तो उसमें जो मैकेनिज्म है वो डिरेगुलेट हो जाता है, इस वजह से ट्यूमर बन जाता है। ओके, सो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 38 नंबर का था कि इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो geochemical cycles the weathering of rocks is the main source of release of nutrients to enter the cycles। तो देखो, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, ये मेजोरिटी जो है ये आपका एटमॉस्फेयर से होता है। मेजोरिटी मेजोरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज ओबियसली इसको भी है। लेकिन जो फॉस्फोरस साइकिल है, और इनफैक्ट सल्फर का भी कुछ जो है, लेकिन मुख्य ये स्रोत कह रहा कि इसमें मेन कह रहा, अदरवाइज सल्फर के भी कुछ पार्ट होते हैं जो वो आपके बेदरिंग ऑफ रॉक से आते हैं। आप देखते हो बहुत जगह सल्फर के भी जो चट्टान होते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो फास्फोरस है। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो मसूड़ों में आपका ब्लड रक्तस्राव हो जाता है होता है। फॉलिंग ऑफ टीथ, दांत का झरना। फ्रेजाइल बोन्स एंड डिलेड बॉन्ड हीलिंग अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो ये विटामिन सी होता है। विटामिन सी की कमी के कारण जो होता है ये सारी समस्याएं आपके पास होती है। नेक्स्ट है which one of the following cities is associated with biosafety protocol to the convention of on biological diversity। तो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता पर जो ये हुआ, तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है बायोसेफ्टी पर ये था। ठीक है, तो ये आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट 41 कहता है कि which of the following have a species sorry which of the following species that can establish symbiotic relation with other organisms। ओके, तो ये इन जो सारे जो स्पीसीज दिया हुआ है, इसका मतलब है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब है एक तरह से एक दूसरे से सहजीवी संबंध, यानी कि दोनों साथ साथ जीते हैं। अब जो साथ साथ जो सहजीवी होता है, तो सहजीवी में कुछ में होता है कि किसी को, दोनों को एडवांटेज होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है कि एक को एडवांटेज होता है, दूसरा अप्रभावित रहता है। किसी में होता है कि एक को एडवांटेज होता है, दूसरा को डिसएडवांटेज होता है। किसी में एक को लॉस हो रहा है, दूसरा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं। तो कह रहा कि ये कौन है जो सिम्बायोटिक रिलेशन, तो ये नाइडेरिया ये भी करते हैं, फंजाई ये भी करते हैं, प्रोटोजोआ ये भी करते हैं। तो 1 2 3 सब सिम्बायोटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स ऑफ जनवरी 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप बिजनेस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आपका हांगकांग है। ऑब्वियसली देखा जाए तो सारे जो सिटी हैं ये टॉप में है। तो इसमें ऑब्वियसली आप जानते हो या नहीं जानते हो, क्योंकि अब कोई मरियल सिटी रहता कि जिसमें कुछ नहीं है तो आप कर सकते थे इजीली गेस, लेकिन यहाँ सारे सिटी, और खास करके यदि देखो तो लंदन और हांगकांग ये दोनों में, लंदन वन ऑफ द ये भी है। पेरिस एक्चुअल में बिजनेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत टॉप में नहीं आता है, वो आर्ट वर्क एंड अदर थिंग्स में आता है। फ्रैंकफर्ट जो आपका है तो वो भी टॉप में से आता है, लेकिन लंदन और हांगकांग ये दोनों, लेकिन इसमें हांगकांग आंसर है। नेक्स्ट का रहा है कि 43 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ रिवर्स फ्रॉम चेन्नई टू कोलकाता व्हेन ट्रैवल्ड बाय रोड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो किसमें होगा, जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसमें किसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आप जब ट्रैवल कर रहे हो रोड के थ्रू, तो कौन रिवर आपको सबसे पहले मिलेगी उसके आधार पे ये करना है। अब देखो एक चीज तो है कि स्वर्ण रेखा जो है ये इधर आपको सबसे यानी कि कोलकाता के साइड मिलेगी। तो जिसमें ये वाला हटा दो आप, ओके, एक तो आपका ये हट गया, बाकी सब में देखो स्वर्ण रेखा है। अब ये देखो महानदी और स्वर्ण रेखा, यानी तीनों में ये सिचुएशन। अब एक्चुअल में हमारा जो है इधर में वाले में नदी पे ये होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका पेन्नेरू मिलेगा, फिर कृष्णा मिलेगा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर स्वर्ण रेखा। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 44 नंबर कहता है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग अमेरिकन न्यूज मैगजीन्स वाज हाईली स्केप्टिकल ऑफ गांधीजी's दांडी मार्च इनिशियली बट विद इन ए वीक कंप्लीटली चेंज्ड इट्स ओपिनियन एंड सैल्यूटेड
हिम एज ए सेंट एंड स्टेट्समैन। कहते हैं ना कि गांधी जी जो सॉल्ट सत्याग्रह है उसमें उन्होंने काफी रिस्क लिया था कि जब कोई ये बोल दे कि मैं जब तक भारत को आजाद नहीं करा लूंगा अब साबरमती आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली वो साबरमती आश्रम में कभी प्रवेश नहीं कर पाए। इवन दो ही वॉज एबल टू डू द थिंग्स, ही वॉज एबल टू कंप्लीट, मीन्स ही वॉज एबल टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, बट कहीं ना कहीं वो एक तरह से कुछ जो दंगे वगैरह चल रहे थे उसके कारण वो नहीं लौट पाए। बट ये जो था उस प्रॉपर प्लान था, सारे मैगजीन, न्यूज़पेपर, फॉरेन मीडिया सबको इत्तला कर दिए थे कि ऐसा एक्शन ले रहे हैं। तो ये टाइम मैगजीन जो थी वो पहले क्रिटिकल थी कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन एक सप्ताह में ही जो लगा कि हाँ इसमें तो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसका सी है। नेक्स्ट कह रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफ द सदर्न नेवल कमांड ऑफ द इंडियन नेवी इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो अभी देखो जो अग्निवीर वगैरह हैं तो उसके कारण है डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें, और इनफैक्ट ऐसे भी आप चूंकि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा रहे हो तो आपको सम टाइम कंपेरिजन एंड अदर एस्पेक्ट्स पूछा जाता है, तो लेकिन अभी आपको ये चीज जानना चाहिए। तो ये इसका जो है कोची में सदर्न नेवी कमांड का हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज Cas9? एक्चुअली कैस्पर Cas9 जो होता है, कैस्पर Cas9 प्रोटीन होता है दैट इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज। तो ये एक तरह से मोलिकुलर सीजर्स यूज टू टारगेटेड जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग मान के चलो ना, ये कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट वगैरह में यूज होता है, या डिफरेंट पर्पज से जो जीन एडिटिंग करते हैं, तो जीन एडिटिंग का एक तरह से ये टूल है, सीजर है। तो कैस्पर Cas9 इसको फुल में बोलते हैं। अब डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे आज के डेट में डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए, या जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, उसमें हम जीन को एडिटिंग करें ताकि जो नेक्स्ट जो जनरेशन हो तो उसमें कोई डिजीज या उस टाइप की चीजें नहीं हो। तो इसका ये है ए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन पे लैप्स नहीं होता, इनफैक्ट डिजोल्व जब लोकसभा हो जाता है तब वो लैप्स होता है, उसमें भी कंडीशंस होता है। ओके, लेकिन अदरवाइज जो है आपका वो कंडीशन भी डिफरेंट है, लेकिन अदरवाइज सत्रावसान यानी कि प्रोरोगेशन से लैप्स नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट करा ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा का विघटन हो भी जाता है लेकिन एक्चुअल में वो लोकसभा से पास नहीं हुआ था। यदि लोकसभा से पास हो गया तब राज्यसभा में पेंडिंग होता, तब वो लैप्स हो जाता। लेकिन एक्चुअल में ये लोकसभा में पास नहीं हुआ, यानी कि राज्यसभा में जनरेट हुआ, राज्यसभा में ही पेंडिंग अभी है एक तरह से, तो वो आपका लैप्स नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट का रहा द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई बीच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हम पृथ्वी पर जो सनलाइट आता है वो शॉर्ट वेव में आता है, और नीचे से जो जाता है वो लॉन्ग वेव में जाता है। तो जो गर्म मेनली होता है एटमॉस्फेयर, वो नीचे से जो जाता है उसके कारण गर्म होता है। तो ये ऑब्वियसली जाता है तो लॉन्ग रेंज में जाता है, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 49 number question, the term base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news in the context of। base erosion and profit shifting का मतलब है कि ये कंपनी जो है, कंपनी का मान के चलो कि पेरेंट हेडक्वार्टर जो कहीं और है, कंपनी का डिफरेंट जो लोकेशंस पे है, अब वो जो प्रॉफिट है वो एक तरह से ये यहाँ से इस ढंग से ले जा रहा है कि वो टैक्स को है प्रॉपर दे नहीं रहा। एक्चुअली जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती है, या वोडाफोन वगैरह वाला में देखो तो क्या है, उनका बेस बोलेंगे डिफरेंट ये है, और जो टैक्स नहीं देते हैं प्रॉपर तरीका से, तो कर्विंग ऑफ द टैक्स इवेजन, ये जो बाई मल्टीनेशनल कंपनी, जो आपका कर जो बचाते हैं, जो टैक्सेस बचाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, वो है उसको कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है कि साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय जी का उसमें जो लाठीचार्ज उस पर हुआ तो उसके कारण उनका डेथ हुआ। फिर सैंडर्स का उन्होंने जो आपके भगत सिंह वगैरह ने ये बदला लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इंडियन नेवर वांटेड टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919। अब ये तो नेवर वांटेड ऐसा नहीं है ना, कोई भी लॉ परमानेंट नहीं होता है, तो वो तो चाहेंगे ही। भारत को जब आजाद कराना है तो आप इन पीछे वाले लॉ को तो चेंज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट नहीं होगा तो आपका दो आंसर, दो ऑप्शन खट गया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस। तो ये भी आपका ये
नहीं था। ओके, इसके कारण विरोध नहीं किया। कह रहा देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन। ये एक मोस्ट अप्रोप्रिएट यही था, क्योंकि साइमन कमीशन में अब आप भारत के लिए कुछ कर रहे हो और भारत का कोई मेंबर नहीं है, तो इस वजह से साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। पार्टीशन ऑफ द कंट्री बहुत बाद की घटना है, तो ये ऐसे भी हमारा ये शामिल नहीं है, तो ओनली 3 होगा। ओके, तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं पेपर 2 में, तो इस पर ऐसे लिखना है। देखो जहां भी ये रहता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो इसका मतलब आप बाय डिफॉल्ट समझोगे कि ऐसे है। तो योगा इज मोर देन जस्ट फिजिकल फिटनेस। इट इज नॉट अबाउट कि हम सिर्फ फिजिकल फिटनेस ये कर रहे हैं, वही योगा नहीं है। योगा, वो जो कहते हैं ना, योगा हम जब यदि फिलोसफी में आप देखते हो तो कहता है योगा इज सिसेशन ऑफ चित्त। जो चित्त वृत्ति है, जो हमारा मन जो चलता है, उसका जो सिसेशन यानी कि वो जो भटकाव है, उसको ही कंट्रोल एक तरह से वो एक जगह ये करना। ऑब्वियसली वो परफेक्शन में नहीं आता है, बहुत सारे योगी मुनि ये करते हैं, लेकिन हमको उसमें भी बहुत अंदर डीप नहीं आना है, 300 शब्द में ही लिखना है। तो इट इज मोर देन फिटनेस। जैसे हम ये कहते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो ये जो अष्टांगिक है, 8 लिम्स ऑफ योगा है, तो इस 8 लिम्स ऑफ योगा में फिजिकल फिटनेस एक पार्ट है। नोट, इट इज नोट जस्ट ऑल इज फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस सिर्फ एक इसका पार्ट है, फिजिकल फिटनेस को ही आप सब चीज नहीं मान लोगे, तो इट इज मोर देन फिजिकल फिटनेस। ओके, तो इसको ये नेक्स्ट जो टॉपिक है, प्रोटेस्ट फॉर एनी डिमांड मस्ट बी पीसफुल फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन एंड सोसाइटी। अभी जैसे तत्काल में देखा जाए तो अग्निवीर, अग्निपथ जो भी हैं, तो वो प्रोटेस्ट जो होना चाहिए वो मस्ट भी पीसफुल होना चाहिए, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन इन सोसाइटी के टर्म में। अब इसमें से ऐसा नहीं है सिर्फ अग्निवीर वाले में ही देखोगे, आप जो किसान प्रोटेस्ट थे या फिर इनफैक्ट अभी प्रोफेट मोहम्मद वाले जो बयान थे उसमें है, तो किसी भी प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करोगे। कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि आप वो जो चाहे वो कर सकती है। सबको, जो सोसाइटी है, जो नेशंस हैं, लार्जर इंटरेस्ट है, सबको साथ में लेकर के चलना होता है। लेकिन आप उस चीज को नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने जो कर दिया वही सही है, नहीं। पीपल के पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आपके पास संवैधानिक अधिकार है चीजों को करने का, लेकिन वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। पीसफुल, आप ऐसा नहीं है हिंसा करोगे, वायलेंस करोगे, नेशन की प्रॉपर्टी आप जो है रेलवे प्रॉपर्टी जला दोगे या किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दोगे, उसमें नुकसान उसका पहुंचा दोगे, ये अधिकार नहीं है। तो आप इसको लिखोगे। यस, मेजोरिटी अभी जो केसेस अभी चल रहे हैं, तो आप इनफैक्ट 2-3 जो इशू हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। आपका ये इसमें फील नहीं होना चाहिए कि आप किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, किसी एक क्लास को टारगेट कर रहे हो, किसी एक सेक्शन को टारगेट कर रहे हो। वो आपके में नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आपके आने चाहिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपके आने चाहिए, लीगल एस्पेक्ट आपके, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके आने चाहिए, सोसाइटी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो चीज आने चाहिए, सदन के अंदर, सदन के बाहर, ये सारी चीजों आपको शामिल करना है। ये नंबर ऑफ डायमेंशंस है, लेकिन कोई ऐसा चीज नहीं करोगे जिसमें कि ऐसा फील हो कि आप किसी चीज से मोटिवेटेड हो कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन को टारगेट कर रहे हो। ये चीज नहीं होना चाहिए। देखो, अब ये जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप लिखो। जो ऑब्वियसली जो पेड सब्सक्राइबर हैं वो हमारे पास लिख करके सेंड करते हैं। जो पेड सब्सक्राइबर नहीं हो तो वो आप अपने किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेंबर, किसी सीनियर, जो भी आपको मिलते हैं, जो आपका कॉपी चेक कर सकते हैं, आप उनसे कराओ। देखो, किसी के पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं होता है। अब मेरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है या कोई मशीन नहीं है हमारे पास कि मैं उसको चेक करके फीडबैक, एवरी कॉपी जब चेक करता हूँ मैं, इस वजह से उतने ही कैंडिडेट को शामिल करता हूँ जितना कि पॉसिबल हो सके। जिस समय ये हो जाता है कि हाँ, अब मैं नए कैंडिडेट को तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं मना कर देता हूँ या ये हमसे नहीं हो सकता। जितना मेरी क्षमता रहती है, जितनी मेरे से हो सकती है, जितने मेरे से सपोर्ट लोगों से मिल सकता है, उतना हो ही करता हूँ, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं। तो जिनको भी चाहिए प्रोग्राम को ज्वाइन करना तो आप कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।